Good morning everybody students. I am Pawar sir. Today we are going to learn history standard 9 lesson 2nd and lesson name is India events after 1960. Yesterday and yesterday before 4 videos completed. Today new point start. Today's point name is the changes after 1991. इसमें कहाँ पार्ट हो चुका था वो देखते हैं हम फिर से. पेज नंबर 7. First of all, today's date standard 9th date 11 August 2020. Subject history. Second lesson name is India events after 1960. Do you understand? And today's point, the changes after 1991. The changes after 1991. 1991 के बाद क्या चेंजेस हुआ था वो हमें पढ़ना है. कल उसमें का थोड़ा सा पॉइंट हुआ था वो देखते हैं हम. The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. The Soviet Russia disintegrated into several different small countries and the Cold War and came to an end. In India, the government under the leadership of Prime Minister P. Narasimha Rao initiated and many changes in the India economy during this period. The Ram Janmabhoomi and Babri Mosque issue at Ayodhya came to the forefront. तो देखो इसमें कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि रशिया और अमेरिका ये दो पावरफुल कंट्री थे. तो उसमें से 90 कोल्ड वार के आफ्टर रशिया में से और बहुत सारी कंट्री अलग हो गई, वो फ्रीडम बन गई. इसलिए सिर्फ सुपर पावर सिर्फ अमेरिका ही था. ओके. और उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे पी नरसिंह राव, उनके पीरियड में द इनिशियल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क इशू. इस बाबरी मॉस्क इशू चल रहा था क्योंकि बाबर उस समय इंडिया में आया था और उन्होंने जहाँ राम जन्मभूमि थी अयोध्या में उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना दी थी. ओके. ये वहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा था उस समय. और इकोनॉमी का भी इशू उन्होंने सॉल्व करने का वहाँ पर हाल निकाला था कि जैसे कि इंडिया में इकोनॉमी लोग जो भी हम वर्ल्ड बैंक से जो भी मनी ली थी उसका लोन देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था. इतने इंडिया की हालत खराब हो गई क्योंकि उस समय क्या करते थे कि फॉरेनर जो कंट्री है वो इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उसके लिए बहुत सारी प्रोसीजर से जाना पड़ता था. और वर्ल्ड बैंक ने हमें बताया था कि जब तक आप ये हल नहीं सुधार सकते तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा. और बहुत सारा सोना इंडिया को वर्ल्ड बैंक में रखना पड़ा था. इतनी बुरी हालत हो गई. उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे. मनमोहन सिंह ने ये इसके ऊपर ये इंडिया को ऊपर लाने इकोनॉमी में से ऊपर लाने का एक तरीका बताया था. तो 1990 के बाद 1991 में इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ होना स्टार्ट हो क्योंकि जो भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी उसको ज़्यादा रूल से फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी. वो डायरेक्ट इंडिया में थोड़े से कुछ रूल रहेंगे, वो रूल फॉलो करके वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते. जब तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते हम दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पे, तब तक लोगों को जॉब नहीं मिलेगी. ये प्रॉब्लम था और वो सॉल्व करने का काम मनमोहन सिंह ने किया था. In the election conducted and between 1996 and 1990, on political party got a clear majority in the Lok Sabha. देखो 1996 में इलेक्शन थी, 1996 to 1990 में
तो वहां पर किसी पार्टी को क्लियर ये नहीं मिले थे कि सीट नहीं मिले थे, मेजोरिटी नहीं मिली थी। जैसे कि हमारे जो लोकसभा के मेंबर्स होते एमपी, वो होते 545, इतने मेंबर्स होते, तो उसमें से 272 मेंबर कम से कम खुद की माइनॉरिटी बनाने के लिए, खुद की पार्टी बनाने के लिए थे मेंबर खुद के होने चाहिए। तो ऐसे किसी के पास भी नहीं था, माइनॉरिटी नहीं थी, इसलिए फिर वहां पर क्या हुआ था देखते हैं हम। दिस रिजल्ट इन द 3 गवर्नमेंट इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम। तो कुछ टाइम के लिए 3 गवर्नमेंट कलेक्ट होकर कांग्रेस के खिलाफ हुई थे, और ये 3 पार्टी कलेक्ट होकर उन्होंने खुद का गवर्नमेंट बनाया था। Those led by the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, H.D. Devegowda and Inder Kumar Gujral were amongst them. Finally in 1999 the National Democratic Alliance मतलब एक ग्रुप हुआ था इनका, किसका? अटल बिहारी वाजपेयी, H.D. देवेगौड़ा एंड इंदर कुमार गुजराल। अलायंस मतलब क्या कि 3 पार्टी का एक ग्रुप केम टू द पावर अंडर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अटल बिहारी वाजपेयी एंड बिकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो ज्यादा से ज्यादा बहुमत किसके पास था? भारतीय जनता पार्टी, तो उनका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना था। तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी tried to establish the dialogues and with Pakistan but was not successful। तो पाकिस्तान के साथ कुछ हमारे हालात अच्छी बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश की थी। उन्होंने इंडिया से पाकिस्तान जाने की बस भी स्टार्ट की थी, वो पाकिस्तान भी कुछ बार गए थे, मगर पाकिस्तान सुधरा नहीं, वो अपने हालात पर ही रहा, टेररिस्ट बनाता ही रहा, इंडिया के बॉर्डर पर सिचुएशन खराब करता ही रहा। And India conducted a number of the nuclear tests in 1998 that declared herself as an atomic power। तो 1998 में इंडिया ने क्या किया था? डिक्लेयर कर दिया था एटॉमिक पावर। ये टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने बनाई थी। न्यूक्लियर टेस्ट कब हुई इंडिया की? 1998 में। In 1999 and there was another war between India and Pakistan in Kargil region and over the Kashmir issue। तो इसके पहले पाकिस्तान के साथ हमारे 2 वार हो चुके थे, एक 1965 में हुआ था, उसके बाद एक 1971 में हुआ था। वो दोनों वार में पाकिस्तान इंडिया से हार गया था, और ये 3rd वाला जो वार हुआ था कारगिल वाला, इसमें भी पाकिस्तान इंडिया से हार गया था। इंडिया ने पाकिस्तान को 3 टाइम अब तक हराया। पाकिस्तान इन द कारगिल रीजन ओवर द कश्मीर इशू एंड इंडिया डिफीटेड एंड पाकिस्तान इन दिस वार एज वेल। तो इसमें भी, कारगिल वार में भी पाकिस्तान इंडिया से हार गया था। कब? कारगिल वार कब हुआ था? फिर 1999। तो याद रखो, कारगिल वार ये जो था 1999, इसमें पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था। और न्यूक्लियर टेस्ट कब हुई थी? 1998 में। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, तो सेकंड पॉइंट है हमारा इंडियन इकोनॉमी। तो देखते हैं हम इंडियन इकोनॉमी। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंस एंड सोशल जस्टिस हैव बीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सेल्फ सफिशिएंस इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंट मतलब हमें इंडिया को जितना चाहिए उतना हमारे फैक्ट्री में उतनी उनकी जो जरूरत चीज है वो बनाना, उसको कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट इंडिया के लिए। और सोशल जस्टिस सभी को वो इक्वल डिवाइड होना चाहिए, सभी को सेम डिवाइड होना चाहिए पूरे कंट्री के पीपल को। हैव बीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सी इंडियन इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए। जो भी मटेरियल यहाँ पर मेक होगा वो पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सोशल जस्टिस में, तो सबको इक्वल न्याय मिलना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। इंडियन वांट टू द एक्वायर एंड मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। तो देखो, सेल्फ रिलायंस मीन्स सेल्फ सफिशिएंस,
and we want to the establish a economy based on a social justice through the planning. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी कितना चाहिए, उसके लिए क्या क्या मटेरियल हमारे कंट्री में होने चाहिए, सब लोगों की जरूरत कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी प्लानिंग करना पड़ेगा। और सोशल जस्टिस थ्रू द प्लानिंग, फॉर दिस द नेशनल प्लानिंग कमीशन, तो इसके लिए हमें क्या इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, नेशनल कमीशन। ओके, नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड and that would coordinate development through the policy of 5-year plans. तो ये नेशनल प्लानिंग कमीशन, इसमें पर्सन होते हैं वो पूरे 5 ईयर का प्लान बनाते हैं कंट्री का, कैसे कैसे हमें इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से एरिया का डेवलपमेंट करना है, कौन सा एरिया पुअर है। तो यहाँ पर पुअर और रिच ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना है, सबको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, और उसके ऊपर क्या ये नेशनल प्लानिंग कमीशन वर्क करता है, कौन से स्टेट में ज़्यादा से डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ये कौन देखने का काम करता है, नेशनल प्लानिंग कमीशन। ये 5 ईयर के लिए होता है। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पैराग्राफ, द नरसिंह राव एंड गवर्नमेंट स्टार्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991। देखो नरसिंह राव ये प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी नरेंद्र मोदी के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो फाइनेंस इकोनॉमी में बहुत क्लियर थे, बहुत होशियार थे। तो इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करना है ये उन्होंने बताया था। एंड दिस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कॉल्ड एज ए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम। इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, हमारी फ्रीडम होनी चाहिए, लिबरलाइजेशन होनी चाहिए। पहले देखो अदर कंट्री की जो थी, अदर कंट्री जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती थी तो उसको फ्रीडम नहीं था डायरेक्टली, उसको बहुत सारे रूल से गुजरना पड़ता था, बहुत सारे रूल थे उसके लिए, तो वो इतने सारे रूल उसको फॉलो करना पड़ता था। उसके बाद वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, इंडिया में खुद की इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते थे। मगर जब तक कोई कंट्री हमारे इंडिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं करेगा तब तक यहाँ के लोगों को वर्क नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं होगा। अभी ऐसा हो रहा है ना, कोरोना की हालत में किसी को अब जॉब नहीं मिल रही तो लोगों की हालत बुरी हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन लॉस हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो वहां पर जो भी इंडिया के रूल थे ज्यादा से ज्यादा दूसरी कंट्री को यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो रूल रिड्यूस कर दिए थे इंडिया ने बहुत सारे। द इंडियन इकोनॉमी फ्लोरिश्ड सेड एज द रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। और उस पॉलिसी में फिर क्या हुआ था, रिजल्ट क्यों था, इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, अच्छा हो रहा था उस पॉलिसी में। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इंक्रीज, तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट था वो इंक्रीज हो रहा था इंडिया में। जब इंक्रीज होगा तब इंडिया को जॉब मिलेगा, इंडिया के लोगों, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी। स्किल इंडियन प्रोफेशनल्स हेल्प एंड रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी। अब जो प्रोफेशनल एजुकेटेड लोग थे उसका भी बेनिफिट इंडिया की इकोनॉमी को मिल रहा था। द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन सेवरल avenues of employments in the country। अभी ओपन जो इंडिया की इकोनॉमी है इसको ओपन करने का काम 1991 में होता नरसिंह राव के पीरियड में इन द कंट्री। द चेंजेस आफ्टर 1991 आर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ ग्लोबलाइजेशन। अभी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अदर कंट्री के साथ ट्रेड करना, सब पूरे कंटिनेंट को जोड़ने का काम करने का, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टू मेजर इवेंट्स मस्ट बी द मेंशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग एन इंडियंस एफर्ट्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंस। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ, नेक्स्ट पेज पे चलो, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो किसके फादर ऑफ थे, ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1965। डू यू अंडरस्टैंड? Now stop lecture, we will meet next video. Thank you.